नमस्कार दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी के अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस टॉपिक को अपन ने पूरा 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज आपसे कल मैंने आपसे जो वादा किया था कि हम इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज करेंगे, तो थोड़ा लेवल अपन अप लेके चलेंगे। जो भी लेवल के क्वेश्चन से सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बनने को, तो पर जो मोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उनको अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें, क्योंकि लगातार वीडियो आने वाले हैं। हमने एक सीरीज चला रखी है विज्ञान वीर के नाम से, जिसमें आपको वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से रिलेटेड गाइड किया जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। और अगर कोई टॉपिक आपका स्पेसिफिक हो, कोई आपका पसंदीदा टॉपिक हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं जल्दी से, जिसमें अपन ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के ऊपर जो एमसीक्यूज उनको सोल्व करते हैं। पहला आपने देखा कि अधिकतम कार्य के लिए बल व विस्थापन सदिशों के मध्य कोण होना चाहिए। देखिए, मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी कि सबसे पहले जो कार्य आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो कार्य का क्या सूत्र है? कार्य बराबर W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, ये होता है कार्य का। अब इस डॉट को हटाते हैं तो अपन ने एक सूत्र और पढ़ा था, Fs cos थीटा इज इक्वल टू W, अब के मध्य अधिकतम कोण होना चाहिए। अधिकतम का मतलब है इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो अपन ने जो cos थीटा की टेबल बनाई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू अपन ने लिखी थी। cos 0 की वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 0 थी, अपन ने वैल्यू लिखी थी। इसकी वैल्यू √3/2 थी, इसकी वैल्यू 1/2 थी। ठीक है, √2, इसकी वैल्यू 1/2 थी। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर लिखी थी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 1 की। 1 है ना सबसे ज्यादा वैल्यू। तो कितने डिग्री पे? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो W बराबर Fh cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो यहां पर आ जाएगा Fs1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का आएगी। अब देखो, अब 90 डिग्री रखते हो तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो अधिकतम वैल्यू कब आ रही है? 1। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। रख के देख लेना सारी वैल्यू एक एक करके। ये टेबल याद करवाइए, फॉर्मूला याद करवाया है। ठीक है, चलिए। एक्स अक्ष के अनुदिश एक कण, क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश एक कण एक परिवर्तित बल F बराबर 7 - 2x + 3x², न्यूटन के प्रभाव में, इसका मात्रक दे रखा है न्यूटन के प्रभाव में, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक प्रतिस्थापित होता है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य का मान लिखिए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपने पढ़े होंगे समाकलन, नाम सुना होगा आपने समाकलन। तो समाकलन अवकलन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था बायो वाले स्टूडेंट को। तो यहाँ पर एक छोटा सा समाकलन आपको सीखना होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ क्या समाकलन होता है। कि आपके पास अगर एक फंक्शन हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में ताकि काम आएगा। आपके पास एक फंक्शन हो और यहाँ पर x हो की पावर n और dx हो। अगर ऐसा कोई समाकलन होता है तो जो x होता है उसकी पावर n+1 हो जाती है और अपॉन में n+1 चली जाती है। और अगर इसकी लिमिट हो a से b, तो ये लिमिट लग जाती है a से b। ठीक है, ये जो पावर होगी वो n+1 n+1। जैसे कि अपन एग्जांपल करते हैं, x² है dx है, तो आप उसको लिमिट लगा देंगे 1 से 2, तो इसको बोल सकते हैं x की वैल्यू n+1, तो 2 + 1 3, और नीचे भी 3 और 1 से 2, ये अपन लगा देते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। इस तरह अपन सोल्व करते हैं इसको, समाकलन को। वो समाकलन आपके पास काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आपके पास F बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो W बराबर होता है, तो एक बल का सूत्र ये भी होता है, W बराबर होता है इंटीग्रेशन F डॉट dx। ये भी एक सूत्र होता है, F डॉट dx। ठीक है, तो F डॉट dx है तो कैसे निकाल दे? देखिए, बल की वैल्यू रखो यहाँ पर 7 - 2x + 3x², और साथ में dx किया। x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है? 0 से लेकर 5, तो 0 से लेकर 5 अपन ने यहां पर रख दी। ठीक है, तो वैल्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा,
तो ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा और इजी करने के लिए आप लोगों के लिए। 7 कुछ नहीं आ रहा तो 7x माइनस 2x की वैल्यू 1 है पावर 1 तो 1 + 1 तो 2 अपॉन 2। 3 एज इट इज, x की पावर 2 थी, एक जुड़ जाएगा प्लस 3 हो जाएगी और नीचे भी 3 और लिमिट कहां से ले जाएगी 0 से 5। आप देख रहे हो ये इससे कट रहा है ये इससे कट रहा है तो क्या जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू 0 से 5, ये इसकी लिमिट आ गई। लिमिट सोल्व करेंगे, देखिए x की वैल्यू 0 रखो, पहले अपर लिमिट रखो 5, 7 पंजे 35 होते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 रखा 0 रखा 0 सब 0 तो सब 0 ये आ गया, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 को किया 25, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ठीक है। कितना आंसर आएगा 135 जूल आंसर आएगा, 135 जूल आंसर नंबर 4, ठीक है। बल का सूत्र होगा एफ, नोट लगा के लिख लेना, मेंशन कर लेना एफ डॉट dx, ठीक है, इस तरह से लिख लेना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना कलर, ऑरेंज कलर, चलो कलर चेंज कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो f डॉट dx इस तरह से करना, dx मतलब यहां पर समाकलन किया है 7 का भी 2x का भी 3x स्क्वायर का भी, इस सूत्र के द्वारा 7 के साथ x नहीं तो 7x आ गया, x की पावर 1 थी तो 1 जुड़ जाएगी तो x स्क्वायर आ गया, यहाँ x की पावर 2 थी तो 1 जुड़ जाएगी x की पावर 3 आ गया, बस साथ में मैथमेटिकली सोल्व किया और कुछ भी अपने नहीं किया। अगर आप लोगों को समाकलन करने में दिक्कत होती है, अवकलन करने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम एक स्पेशल क्लास इस चीज की रिकॉर्ड कर देंगे कि जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको समाकलन और अवकलन कैसे सोल्व कराया जाए, किस लेवल का उनके पास आएगा और कितना उनको आना चाहिए, वो भी अपन सिखा देंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे करिए, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, 1500 किलोग्राम की कार का वेग 36 किलोमीटर घंटा से 72 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य। आपको आपने लास्ट लेक्चर में एक प्रमेय पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब जो ऊर्जा होती है वही कार्य के रूप में संचित होती है, किया गया कार्य ऊर्जा में संचित ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² बराबर क्या था कार्य F डॉट S, ये था, या आप बोल सकते हो क्या था, बराबर था W, क्या बोल सकते हो W था, यही तो बोला था कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना, ठीक है। तो ये सूत्र है। V क्या है अंतिम वेग, U क्या है प्रारंभिक वेग। तो ये बात बोल रहा है ना कि m की वैल्यू आपको दी गई है कि कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, 36 से कितना कर दिया 72 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो आपने कितना कार्य किया वो आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 36 और इसकी वैल्यू वो है, ठीक है। देखिए तो v की वैल्यू आपको दी गई है अंतिम वेग 72 किलोमीटर, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चाहिए अपन को मीटर पर सेकंड चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में अपन बात करते हैं। तो गलती क्या होती है 72 सीधा सा काम में लेके आंसर निकालने लग जाते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि सभी मात्रक ऐसा यूनिट में दिए गए हैं या नहीं दिए गए, नहीं दिए गए तो आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाते सबसे पहले 72, तो पहले तो 1000 से गुणा करते हैं तो ये बन गया मीटर में। अब ये घंटे हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये 0 से 0 0 से 0, है ना। 6 से कितने बार गया ये 12 बार, 6 से कितने बार गया 2 बार, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। यू की वैल्यू कितनी दी गई है 32, इसको भी 1000 से गुणा किया, 1000 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि किलोमीटर है, मीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 0 से 0 0 से 0, 6 से 32 से 36 36 है, 6 बार में गया, 6 से 6 गया तो बच गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, देखो कैसे करेंगे पुट, ठीक है। 1/2 यहां भी m कॉमन ले ले, m की वैल्यू कितनी 1500, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और ये आपके पास w आ जाएगा। 1/2 कितना आ गया 750 आ गया ये तो, और इसको सोल्व करागा तो कितना आएंगे 400 माइनस 100 w, तो कितना आ गया 75 और गुणा 300 इज इक्वल टू w,
ये आंसर आ गया। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, कितना आ गया, 3 पंजे 15, 15 की हाथ लगी 1, 7 के 21, 22। ठीक है, 1 2 3 0, ये आ गया 3 0। तो आंसर मिल रहा है, आंसर आपको देखो एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, इस फॉर्म में मिल रहा है, तो अपन इसको पॉइंट लगा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 2 पॉइंट ये लगा दिया, तो 5 0 पीछे सरका दी, तो पावर 5 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे वापिस ये आ जाएगा। तो आंसर देख के अपन को अपने आंसर को कन्वर्ट करना है कि इस फॉर्म में आंसर पूछा गया है, तो ये जूल, इसकी मात्रा लगा देंगे जूल, ये तो इसको लिख सकते हैं 2.25 10 की घात 5 जूल, इस तरह से इसको आंसर लिखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर भी एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लें। आगे देखिए, ठीक है, अपन ब्लैक कलर यूज करते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। चलिए, एक द्रव्यमान m प्रारंभ में विराम अवस्था में है, इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, दिए गए विस्थापन के लिए इनमें से उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर यूनिट में। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा जब आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, जब आप क्लास में जब आप चीजें देखेंगे। अगर आपने एनरोलमेंट ले लिया है हमारे वरिष्ठ अध्यापक के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में, तो वहां पर आपको कम से कम 60 से 70 इसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तभी वहां पर प्रैक्टिस होगी। जो डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है उसमें 60 से 70 क्वेश्चन करोगे तभी यूनिट क्लियर होगी, अदरवाइज ये 10-15 क्वेश्चन करके क्लियर नहीं होने वाली है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, आप सबसे पहले बात कीजिए, एक एम द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में, कि एक पार्टिकल है जो यहाँ पर एम है, जो कहा है विराम अवस्था में है, विराम है। ठीक है, इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, इस पे अपन ने एक बल लगाया और ये विस्थापन इसमें उत्पन्न वेग के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ठीक है, तो इसमें विस्थापन हुआ और इसने वेग अचीव किया v, तो v किसके समानुपाती होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि यहां पर बल लगाया और बल लगाने पे क्या क्रिएट हुआ? विस्थापन क्रिएट हुआ, तो कार्य क्रिएट हुआ। क्या हुआ? कार्य क्रिएट हुआ। ठीक है, तो मतलब वस्तु में विराम अवस्था में थी, वेग आया, इसका मतलब गति जुड़ जाए, तो गति का फॉर्मूला 1/2 mv², जो किसके बराबर है? किए गए आरोपित कार्य के बराबर है, ऊर्जा है ना, कार्य के बराबर है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी अपन ने देखा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ये W के बराबर था, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये क्या है? प्रारंभिक, प्रारंभ में क्या था? विराम अवस्था में, तो 1/2 mv² बचेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 थी ना, गति थोड़ी कर रहा था, तो u की वैल्यू 0, तो 0 बराबर W। ठीक है, W। अब आपको पता है W बराबर क्या है? Fs। क्या है? Fs। तो आपके पास आएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू Fs। S क्या है? विस्थापन, जिसके अपन बात कर रहे हैं। v क्या है? वेलोसिटी। F क्या है? नियत बल, बल फिक्स है, यहां पर नियत है। ठीक है, तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? Fs, तो ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहां पर दो नियतांक है, F बल नियतांक है और विस्थापन की तो अपन बात कर ही रहे हैं। तो v अगर मैं बात करूं तो √2Fs/m आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, दो नियतांक है और F भी क्या है? नियतांक है। नियत का मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। विस्थापन की तो अपन बात कर ही रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी है ये अपन कह सकते हैं ना, ये √1/m पे निर्भर करेगी, क्योंकि दो नियत है, F नियत है, तो बचा क्या? 1/m अंडर के अंदर, तो जो वेलोसिटी होगी वो इस पे निर्भर करेगी, ये वाला आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शार्प करना है, तेज करना है, हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार आपको रहना है। चले आगे देखिए, एक वस्तु 5 न्यूटन बल के अधीन सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तक गति करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है, तो बल और वस्तु की गति की दिशा के मध्य कोण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है कितना? 5 न्यूटन। आपको क्या दिया हुआ है? सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तक गति करती है, तो आपको S दिया हुआ है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको W दिया हुआ है कितना? 25 जूल। जो जो दिया गया लिख लो। तो बल वस्तु की गति की दिशा में मध्य कोण होगा, तो आपसे थीटा पूछ रहा है, तो आपको पता है एक ऐसा सूत्र जिसमें ये सब आते हैं। कौन सा सूत्र है वो?
W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वैल्यू रख दो, W की वैल्यू 25, F की वैल्यू 5, S की वैल्यू 10 कोस थीटा। ठीक है, तो 25/5 को 10 से क्या 50 को इनसे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कोस थीटा। डिवाइड किया 1/2 कोस थीटा। अब मुझे बताओ 1/2 आपने टेबल बनाई थी ना, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। कोस थीटा का आंसर 0 पे कितना होता है 1, इस पे होता है √3/2, इस पे होता है 1/√2, इस पे होता है 1/2 और इस पे 0। तो बताइए कोस की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 कितने पे 60 डिग्री पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अरे आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक इंजन 10 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में कितना समय लगेगा। पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। एक इंजन है तो इसकी पावर P बराबर कितनी है 10 किलोवाट है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 200 किलोग्राम M बराबर 200 किलोग्राम kg द्रव्यमान को 40 मीटर ऊपर ले गया, मतलब वजन को उठा के कहां ले गया ऊपर। तो हाइट बोलो या विस्थापन बोलो, कितना हो गया, कितना दे रखा है 40 मीटर ले जाता है, तो कितना समय लगेगा। और आपको जी दिया हुआ है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, लगभग 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टी पूछा है कि एक 200 ग्राम वजन के पत्थर को या किसी भी वस्तु को 40 मीटर ऊपर ले जाएं तो उसको कितना समय लगेगा, अगर इंजन की पावर आपको दी गई है। तो आपको पता है इंजन पावर की बात आ गई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला W/T। लेकिन अपन को कार्य नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, कार्य अपन को नहीं दिया गया। लेकिन आपको पता है W बराबर क्या होता है F/S/T, यही तो होता है W बराबर F/S/T। अपन बल भी नहीं दिया हुआ, तो बल का सूत्र क्या होता है MAS/T। बल को मैंने MA लिख दिया। क्या आपको द्रव्यमान पता है, भाई पता है। A पता है, गुरुत्वीय त्वरण 10 पता है, S विस्थापन की बात करें 40 पता है, T आपको निकालना है, P की वैल्यू दे दी, तो P की वैल्यू जगह 10 किलोवाट है, कितना है 10 किलोवाट, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। ठीक है, M की वैल्यू कितनी है 200, A की वैल्यू कितनी है 10, S की वैल्यू कितनी है 40 और T आपको निकालना है, T आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको निकालें। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो T को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1, इधर क्या बचा 2 गुणा 4 8 सेकेंड, ये वाला 8 सेकेंड, ये वाला। बस कितना आसान क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट। मुझे पता है स्क्रीनशॉट लोगे और कुछ समय बाद इसको डिलीट कर दोगे, नहीं भाई स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारना भी होता है, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारना भी होता है ना। चलो आगे देखो, एक कण पर बल F 5I केप 3J केप 2K केप न्यूटन लगाने पर वह मूल बिंदु से या मूल बिंदु R से R वेक्टर है, यहाँ पर केप नहीं है। ठीक है, -J केप प्लस 2I केप मीटर तक विस्थापित हो जाता है, कण पर किया गया कार्य क्या है। देखो ये I केप, J केप, K केप क्या होते हैं, आप जो ग्राफ बनाते हो ना X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, तो इनकी डायरेक्शन होती है। ये इधर ये I केप होता है, ये J केप होता है, ये K केप होता है। जब अपन सदिश वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, या सदिश वाला बहन, उसमें समझेंगे ये सारी चीजें, तो मैं मान के चलो सदिश वाले आपको चीजें आती होगी, है ना, उसमें अपन बात करेंगे। ठीक है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, I केप अगर I केप से गुणा होता है तो 1 आता है, J केप से गुणा होता है तो 1 आता है, K केप से गुणा होता है तो क्या आता है 1 आता है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर I केप को J केप से गुणा करे तो 0, मतलब किसी और से गुणा कर देंगे तो 0, समान से करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास F दिया हुआ है, तो कण पर किया गया कार्य पूछा है, कार्य बराबर क्या होता है Fs होता है। ठीक है, बल की वैल्यू दे दी आपको, रख दो 5I केप प्लस 3J केप प्लस 2K केप। S की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, -J केप प्लस 2I केप आपको दे रखी है। तो देखो मैंने बोला समान से गुणा करना है, किससे समान से गुणा करना है। तो देखो अभी थोड़ा सही जमा हुआ नहीं है, तो 5I केप 3J केप प्लस 2K केप,
ठीक है, तो इस आई कैप को पहले लिख दो और इस जे कैप को बाद में लिख दो, क्योंकि आई पहले है तो पहले से, तो ये आई से गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, देखो ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, समान समान से, जे वाला जे से गुणा होगा, तो माइनस है प्लस है, तो माइनस का 3 आ गया, और 2 के यहाँ है ही नहीं तो किसी से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो 0, तो इसको आंसर करेंगे 7 जूल। 7 जूल आंसर में क्या, ये रहा आंसर में 7 जूल, ठीक है। इस तरह समान समान को, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत क्या थी क्वेश्चन में, इसने जे को पहले दे दिया और 2y को बाद में दे दिया, तो अपन गलती क्या करते हैं, जे को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जल्दीबाजी में, तो अपना आंसर गलत आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी दिख जाएगा आप लोगों को, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आपसे, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल से आ रहे हैं, अगर जब भी कार्य का आया तो या तो ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, या ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, या ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, ये 3 ही फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपके जब भी कार्य की बात की गई है। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लो, सॉल्व कर लो, आसान है, प्रैक्टिस करते समय लिखना है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, तो थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखेंगे, चतुराई दिखाएंगे, थोड़ा याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो लिखने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। ये जो चीजें लिखते हैं ना अपन बार बार, इतना मतलब इतना रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी फिजिक्स की। चलिए नोट करें, देखिए, पर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखे, कैसे करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है, ऑप्शन ही तो बना देते हैं। एक पिंड किसी नियत शक्ति प्रदाय ऊर्जा स्रोत से प्रभाव में एक ही दिशा में चल रहा है, तो चित्र में कौन सा आरेख इसकी गति को, आरेख बनाते हैं पहले, है ना, आरेख, तो पहला आरेख अपन ने बनाया ये डी विस्थापन, ये टी समय, एक तो बना दिया अपन ने ये आपका ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास ये डी नहीं, ये डी विस्थापन और टी समय, ये आपका सी ऑप्शन, ये टी समय और डी विस्थापन, ये आपका डी ऑप्शन, ये डी और ये टी, ये 4 आरेख आपको दिए गए हैं, ये आपको बी ऑप्शन, ठीक है, ये डी फॉर विस्थापन है और ये समय है। तो देखिए एक पिंड किसी नियत शक्ति प्रदाय ऊर्जा स्रोत के प्रभाव में एक दिशा में चल रहा है, मतलब जो देखो कभी भी गति करेगा तो शक्ति स्रोत चाहिए होगा जहां से पावर मिले, वो क्या है, नियत है, मतलब समान ऊर्जा मिल रही है उसको, ऊर्जा के मामले में क्या मिल रहा है उसको, समान मिल रहा है, ठीक है, ऊर्जा समान मिल रही है, जब उसको ऊर्जा समान मिल रही है, ठीक है, पावर इक्वल मिल रही है, तो उस केस में बात कर रहा है कि इसमें जो विस्थापन और समय होगा इसके बीच में कौन सा ग्राफ सत्य होगा कौन सा नहीं होगा, वो अपन को निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखिए गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा आएगी 1/2 mv² आएगा, ठीक है ना, 1/2 mv² आएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए शक्ति की बात कर रहा है तो शक्ति क्या होती है, P बराबर W/T, यही तो होता है, ये W/T, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस चीज को, P बराबर W/T, कार्य ऊर्जा समान है तो W बराबर अपन 1/2 mv² यूज कर लेते हैं, तो यहां पर रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये P नियत है, ये क्या है, नियत है, फिक्स है, तो W की जगह देखिए 1/2 mv² एज इट इज, और T को यहां पे डिवाइड कर दिया, समझ में आ गई, ये T तो एज इट इज, W की जगह 1/2 mv², थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये आ रखा है क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए अपन को क्वेश्चन पूछा है विस्थापन और समय में, इसमें पूछा है विस्थापन और समय में, तो अपने पास यहाँ पर विस्थापन नहीं है लेकिन समय है, तो विस्थापन लाना पड़ेगा, यहाँ पर विस्थापन नहीं है तो विस्थापन लाना पड़ेगा, इस तरह से याद रखना। विस्थापन लाने के लिए आपको पता है जो वेग होता है, जो v होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, मतलब d/t, तो वैल्यू रख देंगे, नियत क्या है, शक्ति नियत है, 1/2 m एज इट इज, t एज इट इज, इस v की जगह पर d/t का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, d², नीचे t² और t³ आ गया, ये नियत है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना इधर, तो मैं बोल सकता हूं d² बराबर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया, p मल्टीप्लाई हो गया,
m नीचे आ गया और ये t क्यूब ऊपर चला गया, ये आ गया। अब देखो दो नियत है, p भी नियत है और द्रव्यमान भी क्या है, नियत है। तो मैं बोल सकता हूं डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूं d प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा पावर के अंदर। मैं बोल सकता हूं d प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1.5 आ जाएगा, आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्या निकाला, d प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1.5 ये निकाला। आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, गणित आपकी मजबूत होनी चाहिए थोड़ी सी। अपन ये नहीं कि वरिष्ठ अध्यापक में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आ रही है तो अपन मैथ का ध्यान नहीं रखे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत मैथ भी आप लोगों को आनी चाहिए, वो भी मैं सिखा दूंगा समय समय पर, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक्स स्क्वायर वाई का जो वाई एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से होता है। तो क्या ये समानता नहीं दिखा रहा आपको, 1.5 है, एक से ज्यादा है, स्क्वायर हो क्यूब हो ऐसे ग्राफ आएगा। तो ये एक से ज्यादा है तो इस तरह का ग्राफ शो करता है। तो अपने यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, ये वाला। तो विस्थापन और समय के बीच में ये वाला ग्राफ आएगा, सीधी रेखा नहीं है, घूमती हुई कर्व वाली लाइन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा घुमाते जाओ, बस खुद मत घूमो। आगे ये तो हो गया, आगे आओ, ठीक है। एक स्प्रिंग को, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, है ना। देखिए फटाफट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तब उसकी स्थिति ऊर्जा U है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। स्थिति स्प्रिंग जो होती है आपकी, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। जब इसको खींचेंगे कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर खींचा तो स्प्रिंग आपकी यहां आ गई, तो यहां से लेकर ये विस्थापन हो गया 2 सेंटीमीटर का। तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा आ गई वो आ गई U, जिसका फॉर्मूला है 1/2 kx², इसका फॉर्मूला होता है। x विस्थापन और k नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसे बोलते हैं। ये स्प्रिंग के लिए नोट कर लेना, स्प्रिंग के लिए ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 kx², ठीक है, इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। U आपको दिया है, U 1/2 आपको दिया है, k आपको नहीं दिया गया और x की वैल्यू 2 गई है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। 4 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, U/2 आ गई k की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचे, है ना, तो U बराबर 1/2 k, x की वैल्यू क्या रखे, 10, क्या रख दिया, 10 का स्क्वायर रख दिया। तो पूछ रहा स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 तो एज इट इज, इस k की जगह U/2 रखेंगे, अभी भी निकाला आपने, है ना, और 10 का करेंगे कितना आ गया, 100 आ गया। 2 दूनी 4, 4 से 100 गए 25 बार में, 25U 25U आंसर दिख रहा है क्या, ये रहा डी 25U, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, स्प्रिंग के लिए आगे भी काम आएंगे क्वेश्चन। स्प्रिंग के लिए जो ऊर्जा होती है वो ये होती है, ठीक है, और स्प्रिंग के लिए जो बल होता है F, वो होता है kx। इसको खींचने पे जो बल, जैसे स्प्रिंग को छोड़ेंगे, जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच के रख रखे हो तो आपको एक बल महसूस होगा ना, वो बल का सूत्र होता है F बराबर kx, माइनस का, माइनस मतलब अपोजिट दिशा में बल लगता है, ये बल का सूत्र है और ये ऊर्जा का सूत्र है। उस स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा होगी 1/2 kx², ध्यान रखिएगा। 1/2 mx² होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, और 1/2 kx² होती है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना, गलत हो जाते हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में। आगे देखिए, एक स्प्रिंग को बल द्वारा खींचा जाता है, यदि स्प्रिंग को 1 mm खींचने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है तो स्प्रिंग को 40 mm खींचने के लिए किया गया कार्य आपको निकालना है, ठीक है। किया गया कार्य का इनडायरेक्टली मतलब है U बराबर 1/2 kx² आपको निकालना है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आएगी, U निकालना है, 1/2 है, k आपके पास नहीं है, x की वैल्यू कितनी है, 40, कितनी 40, लेकिन किसमें, mm में है, किसमें, mm में है। तो 1 mm में कितने मीटर होते हैं, बताओ, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, देखिए
ये 1 सेंटीमीटर है जो 10⁻⁻² के बराबर होता है ना। 10 की पावर मतलब 100 सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर बनता है। देखना दोबारा क्या बोल रहा हूं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं छोटे, है ना, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 भाग दे देंगे, ये इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 का भाग दे दिया, है ना, ठीक है। और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, अपन को के नहीं पता। क्या नहीं पता, के नहीं पता। तो के सबसे पहले ज्ञात करते हैं, के कैसे निकालते हैं। तो देखिए के निकालने के लिए आपको क्या कंडीशन दी गई है, आपको दिया गया खींचेंगे तो 1 mm खींचेंगे, जिसके लिए आपको 10 न्यूटन बल दिया गया। अभी अभी बताया था, एक स्प्रिंग को खींचते हैं जो बल लगता है उसका आंसर होता है kx। तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और k आपको ज्ञात करना है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो 1 mm है, ये मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो 1000 से क्या दे दिया, भाग दे दिया, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया, 1000 से 100 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 4 आ गई। 10 की पावर 4 पुट करोगे यहाँ पे तो 1/2 10, 4 जीरो लगा दो, तो 10 के का 4 मत लगाओ, 10 जीरो लगा दो, ठीक है, लगा दिया, ठीक है, गुणा, ठीक है। 40 की बात करें तो कार्य निकालना है ना, हाँ कार्य निकालना है, तो kx इसका सूत्र होता है 40 का किया कितना आ गया, 1600, 40 का स्क्वायर क्या 1600, ठीक है। और 1000 था तो 2 3 ये 1000 का ही आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 जीरो से 4 जीरो गए, 16 बच गए, कितने बचे, 16/2 कितना आ गया, 8 जूल। 8 जूल ये रही आंसर, देख लो समझ लो। आसान होते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता, तो जो जो दिया गया है वो लिख लो, और जो नहीं पता वो ज्ञात कर लो, आंसर आपके सामने आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। स्थिर अवस्था में रखा गया एक बम, बम, अरे भैया ये बहुत खतरनाक शब्द है। अगर आपने गलती से भी किसी फ्लाइट के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर गलती से भी इस शब्द का उपयोग कर लिया, समझ में आ रही है, तो वो फ्लाइट भी कैंसिल होगी, आपके ऊपर केस भी लगेगा, पूरा एयरपोर्ट चेक किया जाएगा। गलती से किसी को चैट पे भी मत बोल देना, अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था ना, ठीक है ना, तू मैनू बॉम्ब लग दी, ऐसा कुछ कमेंट करा था किसी ने चैट पे अपने दोस्त को, एयरपोर्ट पे बैठ के, या फ्लाइट में था शायद वो, पूरे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, है ना, ठीक है, और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और पूरे चेक किया गया, ठीक है। तो ये शब्द बहुत खतरनाक है, इसको कभी एयरपोर्ट पे मत यूज कर लेना, गलती से भी, ये सब शब्द है, गलती से भी यूज मत कर लेना, ठीक है। पूरा चेकिंग होगी पूरी, वापस टाइम लगेगा, हो सकता है फ्लाइट कैंसिल भी हो जाए, डिले भी हो जाए, ठीक है, बता रहा हूँ जानकारी के लिए ना। स्थिर अवस्था में रखा गया एक बम M1 M2 द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में, मतलब आपके सामने एक बम है, ये टूटता है तो एक तो इधर उड़ के जाता है M1 और एक इधर उड़ के जाता है M2, M1 इधर भी जा सकता है, कोई बात नहीं है, विभक्त हो जाता है। यदि इन टुकड़ों के संवेग क्रमशः P1 और P2 हो तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा, है ना। इसके लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, संवेग संरक्षण का नियम, ये एक नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद संवेग क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। तो क्रिया होने से पहले संवेग 0 था और क्रिया होने के बाद संवेग का सूत्र होता है mv, तो mv1, या अपन बात करें तो संवेग की बात करें तो इसका P1 मान लो और इसका P2 मान लो। क्रिया से पहले संवेग 0, क्योंकि कोई गति हो ही नहीं रही थी, क्रिया के बाद एक उधर गया एक इधर गया, तो संवेग P1 P2, ठीक है। तो जब इस प्रकार की गति होती है तो उनके संवेग क्या होते हैं, बराबर, उनके संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, उनके संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कंडीशन अपन को दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, तो उनके गतिज ऊर्जाओं के अनुपात पूछ रहा है, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, जल्दी से कमेंट करो। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कमेंट करेंगे 1/2 mv² होता है सर, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो कमेंट करेंगे सर P² 2m होता है, क्योंकि आपको संवेग दिया है
और आपको गतिज ऊर्जा पूछ रही है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है संवेग के रूप में। मैंने करवाया रखा है क्वेश्चन, है ना। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लेंगे p²/2m। तो प्रथम कण जो है उसका ये गतिज ऊर्जा होगी p², तो यहाँ p1 कर दो, यहाँ m1 कर दो। जो द्वितीय कण होगा उसका क्या होगा, p²/2m2। इन दोनों का अनुपात तो पूछ रहा है, अनुपात ले लिया, ठीक है। p1 p2 बराबर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो m2/m1 आंसर आ जाएगा। कहां दिया हुआ है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। इस तरह से प्रथम कण द्वितीय कण का अनुपात है, संवेग बराबर होते हैं। संवेग बराबर इसीलिए है क्योंकि प्रथम अवस्था में ये स्थिर है, रखा हुआ है, बम टूट गया, ऐसे भागेंगे पार्टिकल, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। इस वजह से ही ये संवेग संरक्षण सिद्धांत से ही काम में लेंगे कॉन्सेप्ट, और आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ओके, नोट करें। आगे 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड F बराबर 2x न्यूटन बल से प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर 4 दूरी पर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य का 3 सूत्र अपन ने पढ़े, F S cos थीटा, W बराबर F dx और लिमिट a से b, ठीक है। तो F दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे। तो W बराबर इंटीग्रेशन F की वैल्यू 2x, लिमिट कहां से लेंगे, 0 से 4, dx करेंगे, दो नियतें बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 समाकलन dx। मैंने बोला जो भी होता है कैसे सोल्व करते हैं, पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगी, तो 2/2, 0 से 4, 0 से 4 ही है भैया, हाँ 0 से 4 ही है, तो 2 रखा, ठीक है। अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बटे 2, ये तो 0 हो गया, तो 16/2 कितने हो गए, 8, 8 को 2 से गुना किया 16 जूल। ऑप्शन में है क्या, हाँ भैया दिख गया ऑप्शन। कितना अच्छा लगता है ना जब अपना आंसर ऑप्शन में दिखने को मिलता है, अच्छा फील होता है। मानो कि आप वरिष्ठ अध्यापक का पेपर दे रहे हैं और आपके सामने 150 क्वेश्चंस का एक पेपर सामने आया और आपने स्टार्ट करा, और आपके पास कितने मिले, आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिले, 150 मिनट मिले आपको लगभग, है ना, ठीक है। आपको 2.5 घंटे मिले और आपका 2 घंटे पूरे हो गए, मतलब 120 मिनट पूरे हो गए आप लोगों के, और 120 मिनट में आपने जितने क्वेश्चंस किए उनके सभी के सभी आंसर आपको ऑप्शंस में मिल गए, कितना अच्छा लगेगा। आधा घंटा बचा है, 30 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेंगे, सिलेक्शन तो वैसे निकाल लिया, 120 क्वेश्चन कर लिए, 240 नंबर आ गए एक ही पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी निकाल लेंगे, ठीक है। और 250-60 के आसपास क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। अच्छा, तो एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर आपको कट ऑफ के बारे में बताए कि किस ईयर कितनी कट ऑफ गई आप लोगों के लिए, है ना, जिससे एक कॉन्फिडेंट बिल होगा अपना कि इतना स्कोर अपन को खींचना है। चलिए आगे देखिए, m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, जिसके अभिकेंद्रित त्वरण, भैया लेवल का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, सब ध्यान देख लेना, ठीक है। आंख कान सब खोल लेना, दिमाग सब खोल लेना, जिस जिस तरीके से आपके शरीर के अंदर ज्ञान प्रवेश करता है वो सब तरीके खोल लेना भैया, आ जाइए, ठीक है। और कोई तरीका हो तो मुझे बता देना, वो भी अपना लेंगे आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए कुछ भी, दिल और जान से हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, कुछ भी बताइए क्या करना है आप लोगों के लिए, बस सिलेक्शन निकाल के दे दो। हमारे आने वाले वीडियो के अंदर ही आना चाहिए, सर आपके पढ़ाए हुए वीडियो से हमारा सिलेक्शन हुआ है, बस हमें इतना सा कमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों की तरफ से। चलिए आइए बात करें, m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये m द्रव्यमान का कण है, स्थिर त्रिज्या r ये है, इसमें गति कर रहा है, जिसका अभिकेंद्रित त्वरण, अंदर की ओर जो त्वरण लग रहा है वो कितना लग रहा है, a, समय t के साथ a बराबर k² r t² के अनुसार बदल रहा है, मतलब a की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, k² r t² आपको दे रखा है, जहां k एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, उससे कोई फर्क अपन को पड़ने वाला नहीं, रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है। इस कण को इस पर कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति, तो आपको शक्ति निकालनी है, कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति है, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है बताएंगे, W/T, W/T आपका सूत्र होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, F/S/T, यही होता है। चलिए तो इसको बोल सकते हैं F.V, F की वैल्यू कितनी होती है, MAV,
ये आ गई, ठीक है। तो आपको m दिया गया है, m दिया गया है, a आपको दिया गया है, v आपको नहीं दिया गया, तो v ज्ञात करो और यहाँ पर रख दो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। m की वैल्यू तो आप देखो, आंसर देखो m एज इट इज है क्योंकि m द्रव्यमान दिया गया है। a की वैल्यू k स्क्वायर r t स्क्वायर आपको दी गई है और आपको बस v की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ना। तो लोग v कैसे निकालते हैं, v निकालना है तो v निकालने के लिए क्या दिया हुआ है आपको भैया, त्वरण दिया हुआ है। तो आ जाइए, ठीक है। a बराबर होता है v अपॉन टी, त्वरण बराबर वेग बटे समय, यही होता है। चलिए तो इसको निकालने के लिए वेग बटे समय है ना, एक नोट डाल लेना, एक नोट डाल लेना। अगर आपको v दिया है और t दिया है तो त्वरण निकालने के लिए a बराबर आप करेंगे v अपॉन टी या dv अपॉन dt, समाकलन का सॉरी अवकलन काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको a दिया है और t आपको दिया है तो आप v निकालने के लिए, है ना, ठीक है, तो जो dA अपॉन dt, सॉरी जैसे लिखा है ना a बराबर dv अपॉन dt, तो t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, dv बराबर a डॉट dt, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो v बराबर, ये तो v आ जाएगा और ये a डॉट dt आपके सामने बन जाएगा। तो ये जब त्वरण पता है, त्वरण एक्सेलरेशन पता है, तो वेलोसिटी या वेग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो a पता है तो निकाल लो, है ना, ठीक है। तो v बराबर इंटीग्रेशन a डॉट dt, तो a की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर r t स्क्वायर डॉट dt, ठीक है। तो k स्क्वायर बाहर, r बाहर, t है तो t की पावर 3 बटे 3, ये v की वैल्यू आ गई। कितना आसान है, k बाहर आ गया, r बाहर आ गया, t का स्क्वायर है तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का ही करेंगे, ये नहीं आप k का भी कर दो, तो t का क्यूब बटे 3 ही आ गया, ठीक है। तो वैल्यू यहां रख दें, m की रख दी, a की रख दी, v की वैल्यू k स्क्वायर r t क्यूब बटे 3, ठीक है। तो 1/3 तो आ गया, ये m एक बार में आ गया, k स्क्वायर k की पावर 4 आ गई, r स्क्वायर आ गया, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 5, कहाँ मिल रहा है, m मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, थर्ड नंबर। जल्दी से नोट करें, आगे चलें, चले। एक वस्तु स्थिर अवस्था में d दूरी चलकर एक समान बल के प्रभाव में गतिज ऊर्जा हासिल करती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होगी। ये क्वेश्चन तो हो गया ना अपना, नहीं हुआ सर, है ना, ठीक है। एक वस्तु स्थिर अवस्था में d दूरी चलकर एक समान बल के प्रभाव में गतिज ऊर्जा हासिल करती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर इसका सूत्र होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो अपन को बताना है कि इनमें से क्या चीज सत्य और क्या नहीं है, ठीक है। तो m के ऊपर बात कर रहा है, किसके ऊपर बात कर रहा है, एक चीज बोलो, क्या बोल रहा है, एक वस्तु स्थिर अवस्था में यहाँ रखी हुई थी और गति करना प्रारंभ करी, तो मतलब उसका जो u था वो 0 था और v यहाँ पर आपको दिया गया वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में 0 थी तो प्रारंभिक 0। तो आपने न्यूटन के द्वारा जो गति के समीकरण दिए गए थे, तो तृतीय समीकरण जिसको अपन ने कल भी उपयोग किया था, मुझे मेरे साथ बोलेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है ना। तो u की वैल्यू 0 तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहाँ पर 1/2 m एज इट इज, v स्क्वायर की जगह 2as, इससे ये कट गया, क्या आ गयाmas। m किसको बोलते हैं, बल को, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई Fs, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। क्या इस सूत्र के अंदर, क्या इस सूत्र के अंदर कहीं भी द्रव्यमान आया, m आया, नहीं आया, तो बोलेंगे m से स्वतंत्र होगा। m आया ही नहीं तो m से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। चलें आगे, ओके, समझ आया। ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। तो आपको देखना है कि ये सूत्र, ये समीकरण है न्यूटन का गति का तृतीय समीकरण है, जिसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s है, u की वैल्यू 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर दी, तो आपकाmas बन गया। ma को बल बोल दिया, s विस्थापन आ गया। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं।
चलिए आगे देखिए, एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक नियत बल F लगाते हैं तो x बराबर 0 से 10 मीटर तक विस्थापन करने पे बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, चले अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बट फिर भी अगर आप लोग करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की सोल्व करें, आपसे नहीं होगा। आप क्या दिमाग लगाएंगे, एफ डॉट डी एक्स डब्ल्यू ये कर देंगे, एफ के रख देंगे 4i केप 6j केप प्लस 8k केप रख देंगे और उसका dx कर देंगे, ये चीज कर देंगे। यही करेंगे ना भाई। इसके आंसर में x कहीं भी नहीं दिया गया, f में x नहीं दिया गया। अगर f के अंदर x y z देंगे तभी दिमाग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा, w बराबर fs वाला सूत्र लगाएंगे। f की वैल्यू आपको दी गई है 4i केप 6j केप और प्लस 8k केप, लेकिन s की वैल्यू नहीं दी गई, तो s की वैल्यू निकालेंगे। मैंने बोला था x दिशा में अपन यूज करते हैं i केप, y दिशा में यूज करते हैं j केप और z दिशा में यूज करते हैं k केप। तो केवल x के रेस्पेक्ट में विस्थापन है तो अपन बोलेंगे 10i केप, बोलेंगे 10i केप। ठीक है, तो यहां पर 10i केप अपन लिख देंगे। इन दोनों का अंतर होता है, तो ये 0 तो 10, जितना आसान आएगा आपके पास। तो 10i केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 40 जूल, क्योंकि j है ही नहीं, k है ही नहीं, तो 0 बस 10, तो 40 जूल। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। एक लाइन दो लाइन में आंसर हुआ नहीं हुआ, कितना आसान था। लेकिन आप लोग ये सूत्र लगाएंगे, अवकलन समाकलन करेंगे, होगा ही नहीं 16 आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं दिया गया था, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी कालश्रित F बराबर 2t प्लस आई केप प्लस 3t स्क्वायर जे केप न्यूटन बल आरोपित हो रहा है, और ये I और Z दिशा है x और y के अंदर के अंदर मात्रक सदिश आपको दिया गया है। ठीक है, तो गति आरंभ करता है। तो इस बल द्वारा किस विकसित शक्ति, तो P बराबर आपको निकालना है। तो P का एक सूत्र होता है FV, कैसे निकालते हैं, W अपॉन T होता है, W की वैल्यू FS अपॉन T होता है, F की, और देखो F एज इट इज S अपॉन T को अपन बोल सकते हैं V, तो ये सूत्र है। तो बल आपको दिया गया है और V की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बल बराबर क्या होता है, ma, तो मैं से बोल सकता हूं ma dv अपॉन dt, मैंने लिखवाया था नोट के अंदर, त्वरण बराबर होता है ना F। ठीक है, तो आपको dv अपॉन dt चाहिए तो क्या करेंगे, F एज इट इज अपॉन m भेज देंगे, dv चाहिए तो t को उधर भेज देंगे, समाकलन कर देंगे, तो v बराबर आ जाएगा F अपॉन m dt, आ जाएगा। मान रखेंगे v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f की वैल्यू 2t i केप 3t स्क्वायर j केप, ये आ गया। m की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख देंगे और यहाँ पर dt रख देंगे। ठीक है, तो करेंगे 2t स्क्वायर अपॉन 2 i केप 3t क्यूब अपॉन 3, ये आ गया j केप, ये आंसर आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो t स्क्वायर i केप और t क्यूब j के आपके पास क्या आ गया, v आ गया, और v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो f की वैल्यू है p बराबर f 2t i केप 3t स्क्वायर j केप, v की वैल्यू कितनी है आपके पास, t स्क्वायर i केप और t क्यूब j केप i। मैंने बोला था ना i वाला i से, j वाला j से। ठीक है, तो 2t t, तो t क्यूब आ गया, ये t मल्टीप्लाई हो गया, 3 t स्क्वायर था, t क्यूब था, t की पावर 5 आ गया। ठीक है, 2t क्यूब प्लस t, कहा गया आंसर, 2t क्यूब और 3t की पावर 5, ये आंसर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5 आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मोस्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप आगे अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर और जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर से अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे बैच की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।